नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार पुरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के 6वें लेक्चर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। अभी हमें मेंडल ही चल रहा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स का लॉ। पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि 6वें लेक्चर के पहले और दूसरे पार्ट में मैंने पढ़ाया है कि मेंडल कौन थे, मेंडल की जीवनी और मेंडल के जो नियम हैं उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, इस सब चीज के बारे में, डोमिनेंसी क्या होती है, रिसेसिव क्या होता है, इस सब चीज के बारे में मैंने बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो ना देखी हो, जो पीछे इससे पहले वाली वीडियो है, तो उसको आप देख लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक 7 वीडियो पड़ी है, ये 8वीं वीडियो हम डालने जा रहे हैं। तो आप पूरी जो 7-8 वीडियो है, अगर आप सभी देखे रहेंगे तो ही आपको ये चैप्टर कायदे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का लॉ। मेंडल ने आनुवंशिकता से जुड़े, जेनेटिक्स से जुड़े हुए जो 2 लॉ दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण 2 इम्पोर्टेंट लॉ दिए थे, उन्हीं के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल्स के लॉ यानी कि लॉ ऑफ मेंडल्स। मेंडल्स के आनुवंशिकता के 2 नियम थे। पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम संयोजन का नियम कहते थे, और दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है। ध्यान से देखो, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है? विसंयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस फोटो को ध्यान से देखो। अब हम आगे इसको बताते हैं। ये वही फोटो है, देखना ध्यान से। मेंडल के प्रथम नियम में क्या कह रहा है? जब 2 एलील F1 संकर के साथ साथ आते हैं, 2 एलील समझ रहे हो, एक ये वाला एलील जो कैपिटल R लिखा है, एक ये दूसरा वाला एलील यहाँ लिखा है, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा एलील यहाँ लिखा है, यहाँ पे कोने पे, यहाँ देख रहे हो, ये दिख रहा है 2 R, यहाँ स्मॉल r है, ये दोनों छोटा छोटा, मतलब ये कैपिटल R है, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। अब ये जो बड़े वाले दोनों R हैं, ये लाल रंग को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर बड़ा वाला R होगा तो लाल रंग होगा, और ये छोटा वाला R होगा तो सफेद रंग हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि जब 2 एलील F1 संकर में साथ साथ आते हैं, यानी कि इस वाले का ये वाला R यहाँ आ गया और इस वाले का स्मॉल वाला R यहाँ आ गया। अब ये एक स्मॉल R और एक कैपिटल R, ये दोनों एक साथ हो गए। तो यही कह रहा है, जब साथ साथ आते हैं तो वह बगैर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से मिले, ये दोनों जब आ गए एक साथ तो ये दोनों आपस में एक साथ मिलते नहीं हैं अथवा कंटामिनेट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम घी को और पानी को अगर मिक्सचर करें तो पानी और घी कभी नहीं मिलेंगे। जैसे हम पानी और शक्कर को अगर मिक्सचर करेंगे तो एक दूसरे में वो घुल जाएंगे, लेकिन और जैसे भी घी को और तेल को अगर हम मिलाएंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम घी को और पानी को मिलाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं, एक साथ रहेंगे, बड़े तो एक ही साथ रहेंगे लेकिन वो मिलेंगे नहीं आपस में। इसी तरीके से ये कैपिटल R यानी कि लाल वाला रंग और स्मॉल r यानी कि सफेद वाला रंग, ये दोनों एक साथ ही इसमें F1 पीढ़ी में ऐसे पड़े रहेंगे। यानी कि F1 जो हाइब्रिड बना, इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो ये बना, इसमें लाल और सफेद के दोनों के गुण 1:1 के रेशियो में पड़े रहेंगे। यानी कि 50% लाल वाला गुण रहेगा और 50% सफेद वाला गुण रहेगा। लेकिन ये हमें दिखेगा कैसा? लाल वाला, लाल कलर का ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डोमिनेंसी है, लाल वाले की डोमिनेंसी, लाल वाला जो जीन है ये डोमिनेंट है और जो सफेद वाला जीन है ये रेसेसिव है। रेसेसिव और डोमिनेंस क्या होता है, ये आप अगर पहले से देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लें, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये दोनों एक साथ पड़े रहेंगे, लाल वाले गुण और सफेद वाले गुण इस F1 वाली पीढ़ी में, इसमें
साथ ही पड़े रहेंगे, लेकिन इसका कलर कैसा रहेगा, केवल लाल रहेगा, क्योंकि लाल वाला ये जो कैपिटल आर वाला जो जीन है ये डोमिनेंस है, जो स्मॉल आर वाला है ये रेसेसिव जीन है। ठीक, तो ये क्या होगा, मिले अथवा कंटामिनेट किए ये F1 पीढ़ी में साथ साथ रहते हैं तथा प्रभाव केवल प्रभावी एलील का ही होता है, जैसे भी मैंने कहा कि जो डोमिनेंस होगा उसी का होता है। परंतु जब F1 पौधे पर युग्मक बनती है तो दोनों विकल्पी एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो जाते हैं तथा अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब देखो समझो क्या कह रहा है, एक ये कैपिटल आर बन गया और एक ये स्मॉल आर बन गया, ये वाला। ठीक, अब इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ ये कैपिटल आर मैंने लिख दिया, यहाँ देखो स्मॉल आर लिखा है, यहाँ कैपिटल आर, फिर यहाँ स्मॉल आर और यहाँ कैपिटल आर। समझ पा रहे? अब कहने का मतलब ये है कि इसी जो ये वाला है कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसी प्रकार के दो पौधे, एक पौधा ये और एक पौधा ये, अब इन दोनों में जब आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो इस प्रकार के बनेंगे, इस प्रकार के पौधे बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। समझ गए? या तो वो दोनों कैपिटल आर हो जाएंगे, ये वाला कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल आर दोनों क्रॉस करके डबल कैपिटल आर बना लेंगे, यानी इस टाइप से हो जाएंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे, और या तो ये हेटेरोजीनियस हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लाल, ये वाला जो है ये वाला करेक्टर इन दोनों में रहेगा, ये वाला यहाँ से आ जाएगा और ये वाला जो स्मॉल आर वाला करेक्टर है ये यहाँ से आ जाएगा। समझ गए? तो ये कैसा बनेगा देखने में, अब देखो ये देखने में तो 3:1 के अनुपात में रहेंगे। कैसे? 3:1 के अनुपात में, यानी कि अगर हम बाहर से देखेंगे तो 3 हमें लाल दिखाई देंगे, देख रहे हो 3 लाल लाल दिख रहे हैं, ये 3 देखो 3 लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला लाल, ये वाला और ये वाला, 3 हमें लाल दिखाई दे रहे हैं और एक हमें सफेद दिखाई दे रहा है। तो 3:1 के अनुपात में इनके जो बाहर दिखाने वाले करेक्टर हैं, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं, ये 3:1 के अनुपात में रहेंगे, लेकिन इनका जो जेनेटिक करेक्टर होगा वो 1:2:1 के अनुपात में रहेगा, यानी कि एक ये वाला होमोजीनियस लाल होगा और एक ये वाला होमोजीनियस सफेद होगा, और ये दोनों जो हैं वो हेटेरोजीनियस लाल होंगे। समझ गए? ये तो ये जेनेटिक करेक्टर होगा इसका 1:2:1, और जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है वो 3:1 के अनुपात में रहता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब समझो इसको, देखो ये जो दोनों हैं, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये यही वाले हैं, एक पौधा इधर ले लिया गया, एक पौधा इधर ले लिया गया। अब इनको आपस में जब क्रॉस कराया जा रहा है तो ये है तो लाल ही, ये भी लाल है, ये भी लाल है, यानी कि दो लाल लाल फूलों वाले पौधों को अगर हमने लाल गुलाब के पौधों को क्रॉस किया तो उसमें से एक सफेद गुलाब निकल गया। कहाँ से निकला? क्योंकि इसके साथ जो यहाँ पे सफेद वाला करेक्टर सोया हुआ था, रेसेसिव कंडीशन में था, वो यहाँ आके फिर से डोमिनेंट कंडीशन में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे एक सफेद हो गया। इसीलिए देखते हो कभी कभी क्या होता है कि जो मम्मी और पापा के जो करेक्टर होते हैं, जैसे मम्मी और पापा के करेक्टर होते हैं वो बेटे में आ गए। अब बेटे में, लेकिन देखने में बेटा बाप जैसा लग रहा है, अधिकतर वो बाप जैसा लग रहा है, लेकिन जब उस बेटे का एक लड़का और होगा, यानी कि जब पोता पैदा होगा, तब वो जो पोता पैदा होगा वो अपने नाना पे चला जाएगा। समझ गए? नाना पे चला जाएगा तो लोग क्या समझेंगे कि ये नाना पे कैसे चला गया, यानी कि बाप में जो बाप था उसमें उसके माँ के करेक्टर सोए हुए थे, तो इसलिए वो बाप पे गया था लड़का। जैसे मान लो कि ये दादा है और ये दादी है, अब उनसे एक ये पुत्र है तो ये इस पे गया है। ठीक, इसके जो जेनेटिक मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं ये बाप जैसे हैं। अब जब इसका एक पुत्र पैदा होगा ये, तब इसका करेक्टर कैसा हो जाएगा, इसकी दादी जैसा हो जाएगा। समझ गए? तो सब कहेंगे कि बाप पे नहीं गया, दादी पे चला गया। समझ पा रहे हो? मतलब कि दादी के करेक्टर बाप में पड़े थे तभी तो यहाँ पोते में आए, नहीं तो पोते में कहाँ से आ जाएंगे, डायरेक्ट थोड़ी आएंगे। पहले वहां से दादी से बाप में आया और फिर बाप से फिर पोते में आ गया। लेकिन पोता दिखा रहा था कि हम दादी को अपने, उसका चेहरा मोहरा जो है वो दादी को पड़ा है, लेकिन बाप का चेहरा, इसका चेहरा इसके पड़ा था दादे पे, यानी कि ये जो पोता है, ये पोता किस पे चला गया, अपनी दादी पे चला गया। यानी कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर जो यहाँ साथ में रह रहे थे, ये एक साथ में रहते हुए भी
आपस में मिक्स कभी नहीं हुए। समझ गए? जैसे कि अगर हम घी को और पानी को एक साथ मिलाएंगे तो पड़े तो एक ही साथ रहेंगे, लेकिन वो अलग नहीं, अलग अलग ही रहेंगे। मतलब एक साथ मिला देंगे तो भी वो एक दूसरे से मिक्सचर नहीं रहेंगे, अलग अलग ही पड़े रहेंगे। समझ गए? तो ये होता है मेंडल का प्रथम नियम, यानी कि विसंयोजन का नियम। संयोजन मतलब जुड़ना होता है और विसंयोजन मतलब अलग अलग हो जाना होता है। तो यही हो गया विसंयोजन का नियम। अब अगला कौन सा है? यही वाला चीज यही इंग्लिश में लिखा है, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा और कायदे से समझ लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही है। अब दूसरा क्या है? मेंडल का द्वितीय नियम, वो कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें देखो क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, कि जब स्वतंत्र एलील के दो जोड़े, स्वतंत्र एलील के दो जोड़े का मतलब ये होता है कि एक जोड़ा ये डबल आर वाला और एक जोड़ा ये डबल वाई वाला, ठीक। यहाँ पे दोनों कैपिटल कैपिटल हैं और यहाँ पे डबल आर वाला एक और डबल आर वाला एक, डबल आर डबल वाई, ठीक। ये दोनों स्मॉल में है। अब ये दोनों दो जोड़े हैं, यानी कि एक गोल वाला करेक्टर भी है और पीले वाला भी, यानी कि गोल भी हो रहा है और पीले भी हो रहे हैं। तो गोल के लिए जो काम कर रहा है वो कैपिटल आर काम कर रहा है और जो पीले के लिए है वो वाई काम कर रहा है, जबकि सिकुड़े वाले के लिए, जो सिकुड़े के लिए है वो स्मॉल आर काम कर रहा है और हरे के लिए स्मॉल वाई काम कर रहा है। समझ गए? अब देखो, जब स्वतंत्र एलील के दो जोड़े F1 पीढ़ी में एक साथ आते हैं, अब ये वो F1 पीढ़ी है, अब इसमें एक साथ आ गए, एक का ये आर आ गया, इसका ये स्मॉल आर आ गया, यहां से समझ पा रहे हो, यहाँ से कैपिटल आर आया, यहाँ से स्मॉल आर आ गया, तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर बन गया और यहाँ से एक कैपिटल वाई आया और यहाँ से एक स्मॉल वाई आ गया। तो ये कितना हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका करेक्टर कैसा होगा देखने में? देखने में ये होगा गोल और पीला। क्यों? क्योंकि जो आर है ये आर डोमिनेंट है, आर डोमिनेंट है तो आर के करेक्टर दिखेंगे, तो आर के जब करेक्टर दिखेगा तो ये गोल कर देगा, और जब वाई का करेक्टर दिखेगा तो ये पीला कर देगा। यानी कि F1 पीढ़ी में जो पौधा होगा वो कैसा होगा? गोल और पीला होगा। अब जब हम इसका गोल और पीले का यहाँ पर और यहाँ पर जब हम क्रॉस कराएंगे, गोल और पीले के दो पौधे लेके जब हम इनका क्रॉस कराएंगे एक साथ, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, देखो एक दूसरे में एक ही जुड़े हैं, मतलब वो स्वतंत्र एलील के दो जोड़े, एक आर एक वाई, आर वाई आर वाई, इधर भी आर वाई है, सेम टू सेम ऐसा ही है। अब ध्यान से देखो कि तो उन दोनों के स्वतंत्र प्रभाव होते हैं, लाल पीले का अपना अलग प्रभाव है और गोल का अपना अलग प्रभाव होता है, तथा एलील बनते समय दोनों एलील के सदस्यों में विसंयोजन होता है, मतलब कि इसका पीला उसके साथ चला जा सकता है, इसका गोल उसके साथ, मतलब ये दूसरे में आपस में जुड़े नहीं है। गोल और पीला ऐसा नहीं है कि जो गोल होगा वही पीला होगा, समझ गए? ये आपस में अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई गोल और सिकुड़ा हो जाए, सॉरी हो सकता है कि कोई गोल और हरा हो जाए, हो सकता है कोई सिकुड़ा और पीला हो जाए, ऐसे हो सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं, देखो अभी कैसे निकलेगा होता है। परंतु एक जोड़ा एलील फैक्टर के सदस्य दूसरे जोड़े एलील फैक्टर के सदस्यों से स्वतंत्र होता है, इनको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। मतलब ये दोनों एक साथ ही रहेंगे, ये गोल और पीला, सॉरी ये गोल और पीले जो हैं, ये गोल और पीला और इधर ये सिकुड़ा और हरा। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये गोल और पीले हरदम एक साथ रहें, हो सकता है गोल अलग हो जाए और पीला अलग हो जाए, यानी कि कोई ऐसा पौधा बन जाए जो गोल और सिकुड़ा हुआ हो, सॉरी मतलब जो गोल और हरा हो, मतलब उसके जो दाने हैं मटर के वो गोल हों और हरे हरे दाने हों, समझ गए? और ऐसा भी हो सकता है कि गोल और पीले हों, या ऐसा भी हो सकता है कि हरे कलर के हों और सिकुड़े हों, या ऐसा हो सकता है कि हरे और पीले हों, समझ गए? तो ये इस प्रकार से ये पौधे हो सकते हैं, इसी को हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक साथ रह भी रहे हैं लेकिन ये अपना अलग अलग प्रभाव डाल रहे हैं, ये दोनों अपना अपना एलील अपना अपना दोनों अलग
गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो जैसे ये गोल और पीला है, ठीक, ये भी गोल और पीला है, ये भी और गोल और पीला है, ये भी गोल पीला है, कितना हो गया 4, ये भी गोल पीला, फिर ये गोल पीला, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 और गोल पीला ये 9, तो यानी कि 9 ठो तो हो गया गोल पीला। अब यानी 9 अनुपाते। अब उसके बाद गोल पीला हो गया, अब हरा वाला देख, अब एक और देख लो, एक कौन सा है, गोल और हरा 1, गोल और हरा 2, ठीक, उसके बाद 1 2 और गोल हरा ये 3, अब 9 अनुपाते 3, समझ गए। अब एक और देख लो, एक कौन सा है, सिकुड़े हुए गोल, सिकुड़े हुए गोल और सिकुड़े हुए पीले, सिकुड़े हुए पीले और सिकुड़े हुए पीले, यानी कि 3 हो गया। अब फिर से एक अनुपात बनेगा और अब की बार एक बचा कौन सा है, सिकुड़े हुए हरे, अब ये एक और बन गया। अब ये बना कैसे, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 का अनुपात बन गया। अब इसको और कायदे से समझो कि इसमें गोल और पीला था, ठीक, तो गोल और पीले के तो 9 हो गए, तो इसकी तो बात छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिकुड़े हुए हरे थे, समझ गए, सिकुड़े हुए हरे थे, तो सिकुड़े हुए जो हरे थे उसका ये 1 हो गया, ये वाला ये सिकुड़ा हुआ हरा जो है ये 1 हो गया, ठीक। अब देखो इसमें जो नीला नीला है, गोल और हरे, गोल और हरे कहीं था, यहाँ तो गोल पीला था, यहाँ गोल पीला, यहाँ सिकुड़े हुए हरे, गोल और हरे कहीं नहीं थे, यानी कि एक नई वैरायटी बन गई, गोल और हरे एक नई वैरायटी बनी। गोल हरे यहाँ कहीं थे, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, ये भी नहीं, अरे ध्यान से देखो कि यार यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, गोल हरा इन तीनों जगह पे नहीं है, लेकिन इस संतति में गोल हरा एक आ गया, ये देखो गोल हरा ये 3 आ गया, ठीक। और इसी तरीके से ये काला वाला जो मैंने लगाया है, काला वाला पेन चलाया है, इसमें सिकुड़े हुए पीले हैं, सिकुड़े हुए पीले देखो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यानी कि एक वैरायटी ये डेवलप हो गई, यानी कि 2 वैरायटी डेवलप हुई, एक ये वाली और एक ये वाली, समझ गए। ये दोनों करेक्टर आपस में कहीं नहीं थे, लेकिन अब की बार बन गए, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ ही रह रहे थे ये दोनों करेक्टर, लेकिन ये दोनों करेक्टर आपस में रहते हुए भी इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, आपस में केवल ये रह रहे थे, ठीक। अब इसको आसानी से और समझने के लिए अब अगर 1-2 बार आप देखेंगे तो आप कायदे से समझ जाएंगे, ठीक। अब देखो अगला क्या है, वही चीज यहाँ इंग्लिश में लिखी है, एक बार आप कायदे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद कायदे से समझ लीजिए। अब फिर अगला देखो, ये इसकी परिसीमाएं क्या है, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि जो मेंडल का दूसरा लॉ है, ये कब कब लागू होगा और कब कब लागू नहीं होगा। देखो पहला, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम केवल उन्हीं जीन्स पर लागू होगा जो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो, जैसे मैंने बताया था कि ये गुणसूत्र हैं, इसी गुणसूत्र पर जीन्स होते हैं, ठीक, और उन्हीं जीन्स में एलील होते हैं। अब अगर अलग अलग गुणसूत्रों पर जीन होंगे, ठीक, जैसे एक गुणसूत्र यहाँ है और एक गुणसूत्र यहाँ है, तो यहाँ का जीन और यहाँ का जीन अगर दोनों अलग अलग जगह पर होंगे, इनके जो जीन होंगे, एक जीन यहाँ मान लो गोल वाला जीन यहाँ पे है और पीले वाला जीन इस पे है, तब ये नियम लगेगा, तभी ये नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लगेगा। अगर एक ही पे हो जाएंगे, जैसे मान लो गोल यहाँ हो जाए और पीला यहाँ हो जाए, तब ये नियम नहीं लगेगा। अगर ऐसे में हो जाएगा तो ये नियम नहीं लगेगा, अलग अलग ही रहेगा तभी ये नियम लगेगा, अलग अलग गुणसूत्रों पर जीन होने चाहिए तभी ये नियम लागू होगा। फिर अगला देखो क्या है, प्रायः एक जोड़ा गुणसूत्र पर एक से अधिक जोड़ा जीन पाए जाते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों में जीन की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से बहुत अधिक होती है, तथा एक जोड़ा गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में संलग्नता पाई जाती है। जिस जीन में संलग्नता होगी
उन पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होगा। देखो इसको ऐसे समझो, क्या कह रहा है कि कोई एक मान लो एक गुणसूत्र है, ठीक। अब ये मान लो कोई एक ये कोई एक गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्र पे ऐसे ऐसे जीन रहेंगे, ध्यान से देखना। अब ध्यान से तुम ही बताओ कि गुणसूत्र तो एक ही है, लेकिन इस पे मैंने 6 बना दिया। ऐसे बहुत ढेर सारे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन मैंने इतना बता दिया। तो मतलब मान लो कि अगर किसी में गुणसूत्र 10 हैं तो उस पे जीन कितने होंगे? 10 लाख 10 करोड़ तक हो सकते हैं, समझ गए? बहुत बड़ी संख्या में हो सकते हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब क्या होगा कि मान लो अगर किसी में यहाँ ये गोल वाला गुणसूत्र है और यहाँ पे ये पीला वाला है, यानी कि गोल वाला जो जीन है, गोल वाला जीन यहाँ पड़ा है और पीले वाला जीन यहाँ पड़ा है। तब अगर एक ही गुणसूत्र पे अगर ये दोनों रहेंगे तो इनके बीच में संलग्नता रहेगी, मतलब ये दोनों आपस में ही हरदम जुड़े रहेंगे, चाहे किसी भी पीढ़ी में जाए। अगर पहली पीढ़ी से दूसरी में जाए, दूसरे से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, तो ये गोल और पीले दोनों आपस में एक साथ ही रहेंगे, चाहे जहां रहे गोल और पीले एक साथ ही रहेंगे। तो वहां पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोल और पीले जब अलग ही नहीं हो पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गोल और पीले को अलग कर दिया था, यहाँ देखो गोल अलग हो गया, इधर देखो गोल के साथ हरा आ गया और इधर पीले के साथ सिकुड़े हुए आ गए। यहाँ देखो गोल के साथ हरा आ रहा है और यहाँ पीले के साथ सिकुड़े हुए आ रहे हैं, तो ये नियम लागू हो गया। लेकिन अगर एक ही साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे गले में हाथ डाले रहेंगे दोनों कि हम बहुत जिगरी दोस्त हैं, हम दोनों अलग अलग नहीं होंगे, तो ये नियम कहाँ लागू होगा? तब ये नियम लागू नहीं हो सकता। एक ही पे अगर ये जीन, एक ही गुणसूत्र पर अगर ये जीन रहेंगे तो इनके अंदर संलग्नता पाई जाएगी और संलग्नता की वजह से ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होगा। अब ये संलग्नता जो क्या होती है ये मैं आगे पढ़ाया हूं, आप देख लीजिएगा। और अभी थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। संलग्नता ऐसा होता है कि ये कोई 2 जीन होते हैं जो आपस में हरदम रहते हैं, एक साथ ही। जैसे मान लो एक जीन ये, एक जीन, जैसे मैंने भी गोल और पीला यहाँ बनाया था, ऐसे यहाँ पे एक गोल था, यहाँ एक पीला, दोनों एक ही गुणसूत्र पे पड़े हुए थे। अब ये किसी भी पीढ़ी में, पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं किसी भी पीढ़ी में जाएंगे तो ये एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में संलग्नता पाई जा रही है। यानी कि इनके बीच में क्या पाया जा रहा है? किसी ने फेविकोल लगा के चिपका दिया है, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। अब ये आपका इंग्लिश में है, इसको देख लीजिएगा। अब फिर आगे और देखते हैं क्या लिमिटेशन है। अतः यह नियम केवल उन्हीं जीन अथवा लक्षणों पर सीमित होता है जो अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हो, अथवा अगर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो उनके बीच में संलग्नता नहीं होनी चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है कि गोल और मान लो एक जीन, एक गुणसूत्र ये है, इस पे ये 4 जीन, फिर एक गुणसूत्र ये है, इस पर भी ये 4 जीन, मैंने ऐसे बना दिया। अब ये गोल वाला है, ठीक, और यहाँ पर ये पीला वाला है, ये वाला जो है ये पीला वाला है और ये गोल वाला कैरेक्टर है। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई, तब इनका काम लगेगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम काम करेगा, ठीक। और या तो अगर गोल और पीले, मान लो ये वाला गोल है और ये वाला पीला है, ठीक, अब दोनों एक ही गुणसूत्र पर हैं, तब भी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लग सकता है। ऐसा भी होने पे लग सकता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लेकिन कब? जब इनके बीच में संलग्नता ना हो, यानी कि ये दोनों आपस में फेविक्विक से जुड़े ना हो। फेविक्विक से जुड़े नहीं रहेंगे तब ये दोनों आपस में अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग हो जाएंगे तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लग गया। समझ गए? यानी कि अभी तक मैंने बताया कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तभी लगता है जब जीन दोनों अलग अलग गुणसूत्र में हो, एक यहाँ पे रहे एक यहाँ पे रहे, ठीक। और अगर मान लो एक ही पे जो रह रहे हैं, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में संलग्नता नहीं पाई जानी चाहिए। यानी अगर संलग्नता रहेगी, लिंकेज रहेगा, अगर आपस में फेविक्विक से जुड़े रहेंगे तो ये कभी अलग नहीं होंगे, तो इस पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होगा। समझ गए? और अगर इनमें संलग्नता नहीं पाई जाएगी तो लागू हो जाएगा। संलग्नता नहीं पाई जाएगी यानी फेविक्विक से नहीं जुड़े रहेंगे तो ये आपस में फिर से अलग हो जाएंगे, और अगर अलग हो गए तो इन पे ये नियम लग जाएगा। समझ में आ गया?
नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, कायदे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम विश्वव्यापी है तथा सभी जीवों तथा पौधों पर समान रूप से लगता है। ये मेंडल का जो नियम है ये सभी जीवों पर लगता है, चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई आदमी हो, कुत्ता, भैंसा, गधा, चाहे जो हो, वो आनुवंशिकता का नियम सब पे लगेगा। ये जो दोनों नियम मैंने पढ़ा है, एक स्वतंत्र अपव्यवन का नियम और एक लॉ ऑफ, क्या कहते हैं उसको, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों लॉ। अब देखो फिर क्या कह रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम केवल उन लक्षणों पर लागू होता है जिनके लिए उत्तरदायी जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो अथवा एक ही गुणसूत्र पर हो तो उनके बीच संलग्नता नहीं होनी चाहिए। यही मैंने अभी पहले बताया है, वही एक बार फिर से इसने लिख दिया, थोड़ी सी भाषा बदल गई खाली। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या है, विभिन्न गुणों वाले पौधों जानवरों में संकरण का तो आधार ही यह नियम है। समझ गए, जैसे ढेर सारे भिन्न भिन्न गुण हैं तो उनके अंदर संकरण क्यों संकरण करा। जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है वो बहुत ज्यादा बलवान है और कोई एक औरत है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तब इन दोनों के बीच में आपस में संकरण कराया जाएगा जिससे आने वाली जो संतति हो वो बलवान भी हो और सुंदर भी हो। संकरण का यही उद्देश्य है और यही इसका आधार भी होता है कि आने वाली जो संतति हो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाया जा सके। अब किसी जाति के व्यक्तियों में सभी उपयोगी लक्षण एक ही व्यक्ति में सीमित न होकर बहुत से व्यक्तियों अथवा बहुत सी प्रभेदों में बिखरे हुए होते हैं। अतः इन बिखरे हुए सभी उपयोगी लक्षणों जैसे उत्तम तथा अधिक उपज, शीघ्र परिपक्वता, विभिन्न कवक शुक्राणुओं और जीवाणुरोधी व सूखा, तुषार, झुकाव आदि के लिए अवरोधक आदि लक्षणों को एक ही जाति में एकत्रित करना ही संकरण का उद्देश्य है। हमें अगर कोई फर्टिलाइजेशन करके कोई हाइब्रिड बनानी है, कोई हाइब्रिड वैरायटी, तो होता क्या है कि मान लो कि कोई गेहूं का एग्जांपल ले लेते हैं, एक गेहूं है उसमें रोग नहीं लगता, एक गेहूं है उसका उत्पादन क्षमता ज्यादा है, एक गेहूं है वो ड्वार्फ है यानी कि छोटी प्रजाति का है, एक गेहूं है उसको पानी कम चाहिए, एक गेहूं है पाले के प्रति सहनशील है। समझ गए, एक गेहूं है वो गिरता नहीं है, मतलब उसमें लॉजिंग नहीं होती है, झुकाव नहीं होता है। समझ गए, और एक गेहूं है उसमें कंडुआ रोग नहीं लगता। तो ढेर सारे गेहूं हो गए, कई प्रजाति हो गई गेहूं की, लेकिन अगर हमको ये सभी कैरेक्टर एक साथ ही लाना हो किसी एक संकरण में, किसी एक गेहूं में, कि हाँ वो गेहूं ऐसा हो कि छोटा भी हो, उपज भी ज्यादा दे, कंडुआ भी ना लगे, गिरे भी ना, सूखे के प्रति सहनशील हो, पाला भी ना लगे, अगर ये सभी कैरेक्टर एक ही गेहूं में लाना होगा तो हमें संकरण कराना होगा। और संकरण करा के, जैसे हमने पीला और गोल और सिकुड़ा और हरे को एक साथ था, ये पीला और गोल एक साथ था और इधर सिकुड़ा और हरा एक साथ था, लेकिन हमने क्या बना दिया कि पीला और सिकुड़ा एक साथ कर दिया और जो ये गोल था, गोल और हरे को एक साथ कर दिया, यानी कि एक तीसरी प्रकार की वैरायटी निकल गई। जैसे 9:3:3:1 में था, तो जो बीच वाले जो 3 और 3 थे, यानी कि 9 और 1, ये तो पुरानी वाली वैरायटी थी, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो 3 और 3 जो बने, यानी कि 3-3 ये जो बने, ये एक नई वैरायटी थी। समझ पा रहे हो, ये नई वैरायटी ऐसे डेवलप हो गई। इसी तरीके से ऐसे नई वैरायटी डेवलप की जाती है। अब देखो आगे केवल इतना ही था। अब थोड़ा सा और है, स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण ही जीवों में नए नए सहयोग होते हैं। जैसे उधर पीला और गोल था तो पीला और गोल था तो गोल से हरा बन गया, पीला वहां से निकल के इसके पास चला गया, पीला वहां से निकल के इसके पास चला गया, हरा यहाँ से निकल के उसके पास चला गया, 2 नई वैरायटी डेवलप हो गई। इसी तरीके से नए नए सहयोग हो जाते हैं। ठीक, जिससे बहुत से बिखरे हुए लक्षणों वाले व्यक्तियों में संकरण करने से बिखरे हुए लक्षण एक ही अथवा बहुत थोड़े से व्यक्तियों में आ जाते हैं, जिससे नई प्रजातियां, नई वैरायटियां, नई प्रभेदें निकाली जा सकती हैं। समझ गए? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यही 2 मेंडल्स के लॉ हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर आप बीएससी कर रहे हैं
तो भी ये पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माय क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस विद स्मार्ट ट्रेवलिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, आपको जो भी सुझाव हो वो कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए